नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संसद में, लोकसभा में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर 2 दिन की बहस चली है, शुक्रवार और शनिवार को। शनिवार को इस बहस का समापन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया। वैसे तो हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन उनका जो शनिवार का भाषण है वो मुझे लगता है कि आगे चलकर बहुत सारे रिसर्चर्स के बड़ा काम आएगा। उन्होंने शुरुआत की जवाहरलाल नेहरू से और आए राहुल गांधी तक, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, इंदिरा गांधी का नाम लिया, राजीव गांधी का नाम लिया, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। लेकिन उनके कर्मों का जिक्र ज़रूर किया। और उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संविधान का शिकार करने और संविधान में संशोधन का खून मुंह में लग गया है। और एक एक करके उन्होंने सारे तथ्य गिनाए। जो भी उन्होंने कहा वो रेटरिक या जिसको भाषणबाजी कहते हैं, कोरी भाषणबाजी वो नहीं थी। तथ्यात्मक रूप से अकाट्य तथ्यों के आधार पर जो इतिहास में दर्ज हो चुके हैं तथ्य, ज़्यादातर उनमें से तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, उनके आधार पर पहला संविधान संशोधन जब जवाहरलाल नेहरू लाए, जब वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी सरकार चुनी हुई नहीं थी, उस समय लाए। मैंने कल शायद कह दिया था 1949 में, 1951 में आया था। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तब से लेकर वो सिलसिला लगातार चल रहा है। इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को उन्होंने कहा कि ये ऐसा कलंक है कांग्रेस के माथे पर जिसका दाग कभी नहीं धुल सकता। और उन्होंने जिक्र किया एक संविधान संशोधन जिसका बहुत कम चर्चा होती है, वो है 24वां संविधान संशोधन, जो 1971 में इंदिरा गांधी ने किया था, जब उनको प्रचंड बहुमत मिला। 1971 के चुनाव के बाद उन्होंने जो संशोधन किया था, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष, इन चारों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। कोई जुडिशियल इंक्वायरी या जुडिशियल स्क्रूटनी इनकी नहीं हो सकती। हालांकि वो टिका नहीं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन्होंने इसके जरिए अपने को इम्यूनिटी प्रदान करने की कोशिश की। और 75 का जो इमरजेंसी का संविधान संशोधन है, ख़ासतौर से 42वां, उसका तो बार बार जिक्र होता रहता है, उसकी बड़ी चर्चा होती रहती है, उसके बारे में आपको मालूम है। और इस पूरे भाषण में देखिए, इस सब का तो जिक्र किया ही, राजीव गांधी का भी जिक्र किया उन्होंने, मंडल आयोग की सिफारिशों पर जो उसके खिलाफ वो बोले, और नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबका जिक्र किया कि इन लोगों ने आरक्षण का विरोध कब कब किया और कैसे कैसे किया। ये परिवार पूरी तरह से, ये पार्टी आरक्षण विरोधी रही है, जो आजकल आरक्षण की बात कर रही है, मुद्दा उठा रही है। और उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया, नाम नहीं लिया। कहा एक संस्था बना दी गई, एनएसी का जिक्र किया उन्होंने, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको प्रधानमंत्री और कैबिनेट के ऊपर बिठा दिया गया। और फिर उन्होंने एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा कि मुझे अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि असली सत्ता का केंद्र कांग्रेस अध्यक्ष है। कौन था कांग्रेस अध्यक्ष? सोनिया गांधी। और फिर राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि एक अहंकारी व्यक्ति ने कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव की प्रति जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से फाड़ दी। फिर उन्होंने 2024 के चुनाव का भी जिक्र किया, उसके नतीजे का। उन्होंने कहा मैंने बहुत सुना था जीत का अहंकार, लेकिन पहली बार देखा कि हार का भी अहंकार होता है। राहुल गांधी का जुलाई 2024 का भाषण लोकसभा का याद कर लीजिए। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति जिस तरह से बोल सकता है, उसी तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना होगा, या तो टीवी पे सुना होगा, नहीं तो सोशल मीडिया पर सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, तो उसके बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री जिस तरह से बोल रहे थे, उससे जो निष्कर्ष निकलता है, एक प्रधानमंत्री को इतना इत्मीनान में मैंने बहुत लंबे समय बाद देखा।
उनके चेहरे पर जो संतोष और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ नजर आ रहा था, वो मुझे लगता है कि 2019 के बाद शायद पहली बार इस तरह का दृश्य देखने को मिला। 2024 के नतीजे के बाद निश्चित रूप से चिंता थी, निश्चित रूप से बेचैनी थी, लेकिन 6 महीने में वो सब काफूर हो गई, सब गायब हो गया। उसकी जगह जिस तरह का आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया, जिस तरह की दृढ़ता दिखाई, जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखाई और जिस तरह से हमला किया कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और विपक्षी दलों पर, कहा हमने भी संविधान संशोधन किया, लेकिन हमने देश की एकता अखंडता के लिए किया, हमने देश को एक करने के लिए किया। उन्होंने 370 का जिक्र किया और जिसका बहुत कम जिक्र होता है 35 से। उन्होंने कहा कि इनके पास बहुमत था, चाहते तो 35 से जो जम्मू कश्मीर में लागू किया था उसको सीधे संसद के जरिए ला सकते थे, लेकिन संसद में उसको कभी लाए ही नहीं, सीधे राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ दिया गया। ये एकमात्र पहला और आखिरी प्रावधान है संविधान का जिसको संसद की मंजूरी कभी प्राप्त ही नहीं हुई, जिसे मोदी सरकार ने हटा दिया। उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ये बात करते हैं, लेकिन 370 के जरिए यह कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू ना हो। हमने पूरे देश में लागू कराया। हमने भी संविधान संशोधन किया देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए और देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और इन्होंने संविधान संशोधन किए अपनी सत्ता को बचाने के लिए। 1975 इमरजेंसी, इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाने के लिए, और फिर उन्होंने आरक्षण के मुद्दे का जिक्र किया कि ये आरक्षण विरोधी परिवार है, ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए तमाम चिट्ठियां लिखी हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और साफ साफ लिखा है कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है, वो आरक्षण के खिलाफ है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होने दी। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई उन्हीं के कार्यकाल में, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उन्हीं के कार्यकाल में, उसको कभी लागू नहीं होने दिया। और राजीव गांधी ने तो जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव लोकसभा में आया, उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे, खुलकर उसके खिलाफ बोला है और उन्होंने कहा कि ये आरक्षण की जो बात कर रहे हैं इसको समझिए, इसके पीछे का षड्यंत्र समझिए। ये दरअसल जो संविधान की भावना के विपरीत है। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई और सबने सर्वसम्मति से रिजेक्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लाना चाहते हैं और उसके जरिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम भी संविधान संशोधन ले आए, हमने 10% गरीबों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पास कराया और उसको सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी भी मिल गई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बार बार मना करने के बावजूद ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण मिले। फिर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा भी चाहती थी, डॉक्टर अंबेडकर और कन्हैयालाल, माणिकलाल, के मुंशी और दूसरे कई नेता जो है वो किसी मजहब या धर्म के आधार पर चलने वाले कानून के खिलाफ थे। वो इस तरह के कानून के खिलाफ थे जो किसी धर्म के आधार पर हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिमायती थे। कहा उनकी सरकार प्रतिबद्ध है एक सेक्युलर कोड लाने के लिए और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम ये ले आएंगे। ये संविधान की भावना है, ये सुप्रीम कोर्ट कई बार निर्देश दे चुका है, लेकिन इस सब पूरे भाषण का जो असली मेरी नज़र में निष्कर्ष है वो ये है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के पास पिछले कुछ सालों में 2 मुद्दे आए थे। एक मुद्दा संविधान का और दूसरा मुद्दा जो है जाति का, जातिगत गणना, जातियों की गिनती कराना। याद रखिए ये जातियों की गिनती का सिलसिला भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया था। देश में सामाजिक बंटवारे के लिए
हिंदुओं को बांटने के लिए, कमज़ोर करने के लिए आज़ादी के बाद इसको छोड़ दिया गया। अब राहुल गांधी फिर से उसी की मांग कर रहे हैं। बार बार बोलते हैं, संसद के अपने हर भाषण में बोलते हैं कि मैं जातिगत जनगणना करवा के रहूँगा। क्यों करवा के रहेंगे? उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, ये जॉर्ज सोरोस की टीम की स्कीम का हिस्सा है। ये मुद्दा जॉर्ज सोरोस के इकोसिस्टम से आया हुआ है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे हिंदुओं को बांटा जा सकता है, हिंदुओं को कमज़ोर किया जा सकता है, भारतीय संस्कृति को कमज़ोर किया जा सकता है, हिंदू धर्म पर हमला किया जा सकता है। एकमात्र रास्ता है। और संविधान के प्रति सर पर रखकर चुनाव के दौरान घूमे राहुल गांधी और उनके साथी। और संविधान और जातियों की गिनती, ये दो मुद्दे कांग्रेस के पास थे और इन दोनों मुद्दों में से संविधान और ख़ास तौर से आरक्षण का उन्होंने झूठ फैलाया। उसकी वजह से उनको 2024 के चुनाव में कुछ फ़ायदा मिल गया। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दोनों मुद्दे विपक्ष से, कांग्रेस से, गांधी परिवार से छीन लिए। इन मुद्दों पर उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, साख नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर साबित कर दिया कि ये परिवार और ये पार्टी तो हमेशा से हिंदू धर्म के खिलाफ रही है, संविधान की भावना के खिलाफ रही है और उसके अलावा देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली रही है। देश की जो विविधता है, उन्होंने कहा ये हमारी ताकत है, इसको कमज़ोर करने की कोशिश है। तो ये जो मुद्दा था उनके पास, जो राहुल गांधी को लगता था कि उनका ट्रम्प कार्ड है, और अब भी लगता है, उनको समझ में नहीं आती बात जल्दी। उनको बात समझने में बहुत देर लगती है और वो भी समझ नहीं पाते हैं। जब बार बार पिट जाते हैं तब धीरे से पीछे हट जाते हैं, वरना वो ढोल नगाड़ा बजाते रहते हैं। आप याद कीजिए राफेल का मुद्दा, पेगासस का मुद्दा, कि एक के बाद एक मुद्दे याद करते जाइए। राहुल गांधी ने कभी सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार नहीं किया कि ये मुद्दा उन्होंने उठाकर ठीक नहीं किया या गलत किया या उनकी रणनीति गलत थी। वो उसको छोड़कर कोई नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं और उस मुद्दे पर देखिए, हर पार्टी जो है अपने चुनावी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए कोई ना कोई मुद्दा लेकर जनता के बीच में आती है, लेकिन उस पर आने से पहले वहाँ विचार विमर्श होता है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, मंथन होता है, चिंतन होता है, उसके पक्ष में तथ्य जुटाए जाते हैं, उसके क्या खतरे हैं इन पर विचार किया जाता है। राहुल गांधी, ऐसा लगता है, मुझे मालूम नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे सोकर उठते हैं और तय करते हैं कि अच्छा, जैसे बड़े लोग होते हैं ना, 20 गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ हैं, सो के उठते हैं और बाहर निकले, तय किया कि आज इस गाड़ी में चलेंगे। उसी तरह से राहुल गांधी का रवैया लगता है कि वो तय करते हैं कि अब ये मुद्दा हमारा मुद्दा होगा। इस मुद्दे पर जनता में क्या असर होगा, जनता पर क्या असर होगा, इस मुद्दे में कोई दम है कि नहीं, तथ्यात्मक रूप से ये मुद्दा कितना सही है, कितना गलत है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, भविष्य में इसका क्या असर होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, और सबसे बड़ी बात, इस मुद्दे को लेकर हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी है। क्या ये मुद्दा हम बोलेंगे तो लोग सुनने को तैयार होंगे? ये सब सोचे बिना अगर आप किसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में उतरते हैं तो आप मान कर चलिए कि आप असफल ही होंगे, जो राहुल गांधी बार बार हो रहे हैं। कल का जो प्रधानमंत्री का भाषण था, उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया खास तौर से प्रियंका गांधी वाड्रा की आई, मुझे सुनकर हंसी भी नहीं आई। उन्होंने कहा जैसे मैथमेटिक्स की डबल क्लास हो, मतलब सब कुछ प्रियंका गांधी के सर के ऊपर से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया उनको, और उनकी समझने की क्षमता भी नहीं है। ये वो कई सालों से दिखा रही हैं। जो लोग आंख बंद किए हुए हैं, देखना ही नहीं चाहते उसको, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
जो देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये पानी गहरा होने का आभास जो दे रहा था वो बड़ा छिछला है, अंदर कुछ है नहीं। सतह कुरेदिए तो सब जो है आपको पता चल जाएगा कि कुछ दम है नहीं। पहले भाई के बारे में ऐसा था, अब बहन के बारे में भी ऐसा ही है। तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये आप दावा नहीं कर सकते कि ये उससे बेहतर है या वो उनसे बेहतर है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण पर फिर मैं लौटना चाहूँगा। उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया, पार्लियामेंट्री डिबेट में इसी तरह के भाषण होने चाहिए जो अकाट्य तथ्यों पर आधारित हों, तर्कों पर आधारित हों, जिसका ऐतिहासिक संदर्भ हो और जिसको लेकर आप भविष्य के बारे में कोई योजना बना सके, कोई विचार कर सके। आप बाकी भाषण संसद के देख लीजिए। मुझे बहुत लंबे समय से संसद की कार्यवाही देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। बड़ी निराशा हुई, और मैं ये बात केवल कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों पक्षों के लिए कह रहा हूँ। कोई गंभीर इस तरह का भाषण, छोटे मोटे कैमियों को छोड़कर, एक अनुराग ठाकुर का, दूसरा तेजस्वी सूर्या का, उसके अलावा कोई ऐसा भाषण जो है, और कुछ मायने में किरण रिजिजू तैयारी करके आए थे, तथ्य लेकर आए थे, ऐतिहासिक तथ्य लेकर आए थे, और वो फैक्ट्स के आधार पर बोल रहे थे। बाकी सब लोगों की स्थिति वही थी कि इम्तिहान में पर्चा हो, किसी विषय का हो, उनको जो आता है वही लिखेंगे। इससे मतलब नहीं कि साइंस का पर्चा, उनको अगर भूगोल आता है तो भूगोल पर ही लिखेंगे। उसी तरह का भाषण था कि मुद्दा कुछ भी हो, अरे मुद्दा संविधान था, संविधान के 75 साल पूरे होने पर था, तो संविधान की तो बात करिए कि केवल सत्तारूढ़ दल को और प्रधानमंत्री को गाली देने से संविधान की रक्षा हो जाएगी। किसी संवैधानिक संस्था की आप इज्जत नहीं करते, उसको मान सम्मान नहीं देते। संवैधानिक संस्थाओं का मान मर्दन करने का हर अवसर आप जो है तलाशते रहते हैं। अवसर न मिले तो अवसर बनाते हैं, उसके बाद संविधान की रक्षा की बात करते हैं। और जो पार्टियां कांग्रेस के गठबंधन में हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर कैसे संविधान की रक्षा की बात भी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा भी कि उधर जो लोग बैठे हैं उनमें से बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जिनके पुराने नेता इमरजेंसी का दंश झेल चुके हैं, जेल जा चुके हैं, आज वो उनके सलाहकार बने हुए हैं। अखिलेश यादव मुस्कुरा रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो आपको संविधान तो छोड़िए, इतिहास छोड़िए, अपने परिवार और अपनी पार्टी का ऐतिहासिक संदर्भ भी याद नहीं है, उसकी भी समझ नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आप ऐसे पौधे हैं जिसकी जड़ें हवा में लहरा रही हैं, वो कभी ज़मीन पकड़ ही नहीं सकती वो जड़ें। और प्रधानमंत्री का भाषण, 244 सीटें आने के बाद इस तरह का भाषण, ये बताता है कि उनके अंदर का आत्मविश्वास कितना बड़ा है और लोगों पर उनका भरोसा कितना ज़्यादा है। उनको मालूम है कि उनकी सीटें कम हो गई हैं, लेकिन लोगों ने उनकी ताकत नहीं घटाई है, लोगों का उन पर से विश्वास नहीं हटा है। लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, तो जिसकी सरकार बनी है उसे हारा हुआ बताया जा रहा है। जो लगातार तीसरी बार हार गया और 543 में से सिर्फ 99 सीटें मिली, उसको जीता हुआ बताया जा रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विपक्षी दलों की राजनीति किस दिशा में जा रही है। सरकार से सवाल करना, सरकार को घेरना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है। लेकिन उसके लिए आपके पास उस तरह के तथ्य होने चाहिए, आपकी बात में वो कन्विक्शन होना चाहिए। आप जो बात कहें लोगों को ये समझ में आए। जो प्रधानमंत्री ने बात कही वो बिल्कुल सहज रूप से किसी की भी समझ में आ सकती है।
उसके लिए आपको संविधान का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, राजनीति का पंडित होने की ज़रूरत नहीं है, डेमोक्रेसी के बारे में विद्वता की ज़रूरत नहीं है। बहुत सहज और सरल और सुपाच्य भाषा में उन्होंने कहा जो आम आदमी को समझ में आ जाए, जो उनका समर्थक है, जो उनका वोटर है उसको समझ में आ जाए, जो उनका विरोधी है उसको भी समझ में आ जाए। वो समर्थन करे न करे, उसका मन बदले न बदले अलग चीज़ है, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने जितनी बातें बोली उनमें से एक भी ऐसा तथ्य नहीं था जिसको काटा जा सके। एक भी ऐसी बात नहीं थी जो तर्क और तथ्य की कसौटी पर खरी न उतरती हो। राहुल गांधी जितनी बार बोलते हैं, जब भी वो हिंदू धर्म ग्रंथों से उद्धरण देते हैं, उनका जिक्र करते हैं, तो वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो न चाहते हो, ऐसा चाहते तो नहीं होंगे, कि उनकी समझ कितनी छिछली है। उनको कुछ पता नहीं है, उनको कुछ 4, 6, 8, 10 लाइनें बता दी जाती हैं, वही वो बोलते हैं। एकलव्य के मुद्दे का मैंने कल भी जिक्र किया था। अगर राहुल गांधी को थोड़ी भी समझ होती तो इस मुद्दे पर जितनी बातें कही जा चुकी हैं, जो तथ्यात्मक रूप से सही हैं, उनके बारे में पता कर लेते, फिर बोलते। बोल दिया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था। तो ये सब जब रट कर आप आते हैं, ट्यूटर्ड होते हैं आप, तब इस तरह की गलतियां होती हैं। तो कुछ भी बोल देते हैं आप न विषय को समझते हैं, न विषय की गहराई को न समझते हैं, न ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, उसका प्रभाव क्या होगा। आपको कुछ बोलना है, हिंदू धर्म पर हमला करना है, इसलिए आप मनुस्मृति को लेकर आ गए। अरे मनुस्मृति के खिलाफ जितना जहर उगलना था वो लेफ्टिस्ट मीडिया पहले ही उगल चुका है, और बहुजन समाज पार्टी, कांशीराम और मायावती इसको जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ चुके हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और फिर अगर आप मनुस्मृति की आलोचना पढ़कर समझकर करें तो बात समझ में आती है। आपके भाषण से ही पता चल गया कि आपको मनुस्मृति का कोई ज्ञान नहीं है। मनुस्मृति का वो पता नहीं अंदर किताब भी थी कि नहीं, कि केवल कवर लेकर आए थे, उससे ज़्यादा उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। मनुस्मृति किसने लिखी, उसमें क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, दुनिया में मनुस्मृति को किस रूप में देखा जाता है। राहुल गांधी ने थोड़ी भी खोजबीन की होती तो उनको पता चलता कि जर्मनी ने अपना संविधान बनाते समय मनुस्मृति की कई बातों को शामिल किया, लेकिन उनको तथ्यों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित किया कि राहुल गांधी के बस का नहीं है। फिर उन्होंने बिना कहे ये देश के लोगों को बता दिया कि भैया इनके बस का नहीं है, इनसे ना हो पाएगा। तो संविधान और जाति की गणना, ये जो दो मुद्दे थे जिनको ट्रॉफी की तरह लेकर राहुल गांधी और विपक्ष और कांग्रेस घूम रहे थे, उसको भी शनिवार को प्रधानमंत्री ने छीन लिया। अब उन्होंने पूरे विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को मुद्दा विहीन बना दिया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।